नमस्कार। हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर रहे थे प्रेम गाथा काव्यों की। आज इन प्रेम गाथा कारों की विशेषताओं पर अपने व्याख्यान को केंद्रित रखते हैं। प्रेम गाथा काव्यों की परंपरा में जो ग्रंथ आते हैं उनकी कुछ अपनी सामान्य विशेषताएं हैं। उन्हें इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। प्रायः प्रत्येक काव्य का नामकरण नायिका के नाम के आधार पर है। नायक और नायिका ब्रह्म और जीव के रूप चित्रित किए गए हैं। दूसरी इनकी विशेषता है, इनके समस्त ग्रंथ फारसी और मसनवी ढंग पर लिखे गए हैं। इनके प्रारंभ में ईश वंदना, स्तुति, हजरत मोहम्मद की स्तुति और समकालीन राजा की प्रशंसा है। इनके अनंतर ही मुख्य कथा आगे बढ़ती है। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो वो ये है कि इनकी कथा सारबद्धता लिए हुए नहीं मिलती है। वह किसी भी प्रकरण के अभाव में या अध्याय के बिना आगे बढ़ती जाती है। हाँ, आवश्यक विराम स्थलों के लिए कवि रुकता अवश्य है, किंतु मुख्य घटनाओं के शीर्षक अवश्य दिए रहते हैं। इनको खंड अथवा अध्याय के रूप में नामांकित किया गया है। अगली विशेषता इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इन सभी कृतियों की भाषा अवधी है। इसका कारण यह है कि सभी मुसलमान प्रेम गाथाकार अवध के निकटवर्ती स्थानों के रहने वाले थे, अतः उसी भाषा में रचना करना इनके लिए सरल था। अपवाद स्वरूप कुछ ग्रंथ ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों के मिश्रण से भी अवधी भाषा को प्रमुखता देते हुए रचे गए हैं। उदाहरणार्थ कथा कामरूप एक ऐसा ही ग्रंथ है। एक और विशेषता प्रेम गाथाकारों की इस प्रकार है, इन प्रेम कृतियों में दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। यह अत्यंत सरल छंद है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही इसके लिए उपयुक्त हैं। भारतीय पद्धति के विरुद्ध इन काव्यों में नायक का प्रेम अधिक तीव्र और उद्दाम दिखाया गया है। नायक नायिका की प्राप्ति में प्रयत्नशील भी होता है। सूफियों ने ईश्वर को स्त्री के रूप में माना है। यही कारण है कि उनके ग्रंथों में नायक नायिका के लिए अधिक व्याकुल होता है। जायसी पर आर्य संस्कृति का भी अधिक प्रभाव पड़ा था, अतः उन्होंने अपने पद्मावत में प्रभु को पति के रूप में भी प्रदर्शित किया और नायक नायिका के प्रेमोत्कर्ष का वर्णन किया। नागमती और पद्मावती दोनों को रतन सेन की चिता के साथ सती कराकर जायसी ने आर्य सभ्यता के साथ अपने हृदय की एक रूपता प्रकट की। मुसलमान प्रेम गाथाकारों का प्रमुख उद्देश्य था सूफी मत का प्रचार और प्रसार। वे वस्तुतः मुसलमानों की कट्टर नीति के त्याग और हिंदू घरानों में प्रचलित कथाओं के वर्णन के माध्यम से जनता के हृदय पर अपने धर्म की छाप लगाना चाहते थे। इनके उदार दृष्टिकोण से अनेक हिंदू मुसलमान की ओर मोहित हुए और उनमें प्रेमपूर्ण दृष्टि रखने लगे। प्रेम गाथाओं के आख्यान भारतीय होने के अतिरिक्त फारसी परंपरा से भी संबंध रखते हैं। जायसी के आखिरी कलाम में ऐसे आख्यानों की झलक मिलती है। यूसुफ जुलेखा भी एक ऐसा ही उपाख्यान है। इनमें भारतीय वातावरण का भी चित्रण मिलता है। एक अन्य विशेषता की अगर हम यहाँ चर्चा करें तो वो इस प्रकार है कि इन सभी प्रेम गाथाओं में, इन ग्रंथों में हिंदुओं के अंदर प्रचलित अनेक काल्पनिक प्रेम आख्यानों का सहारा लिया गया है। इनमें कहीं कहीं ऐतिहासिकता की भी रक्षा की गई है। इसी प्रकार अधिकतर ग्रंथ दुखांत वातावरण प्रस्तुत करते हैं। इतने पर भी धार्मिक प्रभाव से प्रेरित होकर लिखे जाने के कारण इनमें हृदय के सच्चे उद्गार भी अभिव्यक्त होते हैं। इसी कारण इनमें संस्कृत काव्यों की सी सरसता और गंभीरता भी कहीं कहीं दिखाई देती है। प्रायः सभी प्रेमाख्यानों में गुरु गोरखनाथ और उनके हठयोग की चर्चा की गई है। सिंघल द्वीप में सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मरेंद्र चंद्र नाथ और अन्य योगियों का जाना भी वर्णन की समृद्धि से मंडित है। रासायनिक क्रियाओं का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर हुआ है।
शिव जी के मंडप में जाना और वहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना और कुछ प्रसाद चढ़ाना भी इस काव्य की परंपरा में ही मिलते हैं। प्रेम गाथाकारों की बहुत सी अन्य विशेषताएं भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।